हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड you're वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस फोकस 25 फंड के बारे में। तो जैसे कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है, ये एक फोकस कैटेगरी का फंड है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे इस फंड की सारी डिटेल्स की, ये फंड की रिस्क रेशोज कैसी हैं, इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसी रहती है और क्या ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लॉन्ग टर्म में बीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और एंड में हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप फोकस कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की, तो आपको किन चीजों के बारे में खास ख्याल रखना जरूरी है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि हमने बात की थी, ये एक फोकस कैटेगरी का फंड है और इसकी एक बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 500 टीआरआई इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। और जितने भी ये फोकस फंड होते हैं वो मेजरली जो अपना पैसा है वो मैक्सिमम 30 कंपनीज में ही लगा सकते हैं। तो जो पोर्टफोलियो है वो काफी कंसंट्रेटेड रहता है। तो ये एक रिस्क भी होता है जो आपको इन कंपनीज में, इन फंड्स में पैसा लगाते हुए समझ कर चलना है। अगर हम दोस्तों लॉन्च डेट की बात कर लें तो जून 2012 में ये फंड शुरू हुआ था, यानी कि काफी पुराना अब ये फंड हो चुका है। वहीं अगर हम इसके फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर जिनेश गोपानी जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं 2016 में से, और उनके साथ मिस्टर हितेश दास जी भी इस फंड को 2020 से मैनेज कर रहे हैं। अगर इन दोनों फंड मैनेजर की हम और फंड्स की बात करते हैं तो ये काफी नामी और फंड्स भी एक्सेस के हैंडल करते हैं, जैसे कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड भी यही फंड मैनेजर यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं, जो कि अपनी कैटेगरी में लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लें इसके फंड साइज की तो लगभग 18,000 करोड़ के आसपास इसका अभी फंड साइज हो चुका है। तो फंड साइज के मामले में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है फोकस फंड कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि आपको पता है कि लिमिटेड कंपनीज में ही आप पैसा लगा सकते हैं। तो जैसे जैसे फंड साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो ऑप्शंस हैं वो ज्यादा नहीं होती, तो उन्हीं लिमिटेड कंपनीज में इन फंड्स को अपना पैसा ज्यादा लगाना पड़ता है। तो ये मुझे लगता है कि फंड साइज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं फोकस फंड, कि फंड साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है कि इनके पास ऑप्शंस कम रह जाए, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 30 कंपनीज में ही पैसा लगता है। तो वहां पर भी एक रिस्क जनरेट इन कंपनीज में, इन फंड्स में होने लगता है। वहीं दोस्तों मार्केट कैप एलोकेशन पे बात कर लें तो देखिए जितने भी फोकस कैटेगरी के फंड्स हैं उनके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उन्हें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप किस कैटेगरी की कंपनी में कितना पैसा लगाना है। लेकिन ये पर्टिकुलर फंड सबसे ज्यादा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाकर चल रहा है, 87% पैसा, मिड कैप कंपनीज में 7% और स्मॉल कैप कंपनीज में सिर्फ 0.7% पैसा ये लगाकर चल रहा है। तो अपना रिस्क कंपैरेटिवली कम रखने की कोशिश करते हुए ये फंड मेजरली अपना जो पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज में ही यहाँ पर लगाता हुआ दिख रहा है। वहीं एग्जिट लोड की बात कर लें तो दोस्तों अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 12 महीने के बाद निकाला तो किसी भी पैसे पे कोई भी एग्जिट लोड आपको नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप 12 महीने से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो उस केस में 10% तक यूनिट पे कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। लेकिन 10% से ज्यादा यूनिट्स अगर आप 12 महीने के अंदर निकालते हैं तो उस टाइम पे आपको एग्जिट लोड देना होगा 1% का। अब दोस्तों अगर इसकी रिस्क रेशियोज में हम बात करें यहाँ पर तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 21.14 चल रही है। और स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखती है। तो ये फंड अपनी कैटेगरी एवरेज से अगर आप देखते हैं तो काफी वॉलेटाइल यहां पर दिखता है। शार्प रेशो की बात कर लें तो शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितनी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है। तो इसकी कैटेगरी एवरेज की अगर आप शार्प रेशो देखेंगे तो काफी कम है। तो हालांकि कैटेगरी एवरेज से अच्छी दिखती है लेकिन फिर भी शार्प रेशो उसकी कंपैरेटिवली अगर हम और कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से बात करेंगे तो यहाँ पर कम दिखती है। वहीं टर्नओवर रेशो दोस्तों किसी भी फंड की ये दिखाती है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर रहा है। और एक ज्यादा टर्नओवर रेशो जैसे इसकी अगर आप देखेंगे 111% की टर्नओवर रेशो है। एक ज्यादा टर्नओवर रेशो ये दिखाती है कि फंड बहुत ज्यादा चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में करता है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो में कंपनीज को बाय और सेल करता है। और मुझे लगता है कि अगर किसी भी फंड की टर्नओवर रेशो 100% से ज्यादा है तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये थोड़ा सा कंसर्न यहां पर ये हो जाता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस अगर पोर्टफोलियो में हो रहे हैं तो वो अपना माइंड मेकअप नहीं कर पाते कि किन कंपनीज में ये फंड एग्जैक्टली पैसा
लॉन्ग टर्म में लगा रहा है, तो वो चीजों को आप समझकर इस फंड में पैसा लगाने के बारे में सोचिए। रिस्क रेशियोज तीनों ही अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं दिखती। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे, तो इसने सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया हुआ है, 33% पैसा। और ये चीज हमने अक्सर देखी है, जो भी फंड मेजर अपना जो पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज में लगाता है, तो वहां पर फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ज्यादा अपना पार्ट प्ले करता है। 33% पैसा यहाँ पर फाइनेंशियल्स में है। उसके अलावा सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और केमिकल सेक्टर में इसने पैसा लगाया। और जैसे कि एक फोकस फंड है तो इसके सेक्टर्स में भी फोकस ही दिखता है कि यहाँ पर 60-70% ये टॉप 5 सेक्टर में ही पैसा लगाकर चल रहा है। कंपनीज पे बात कर लें दोस्तों टॉप 10, तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि एक दो कंपनीज में बहुत ज्यादा पैसा है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स में सबसे ज्यादा पैसा है 9.14%। उसके अलावा टीसीएस बजाज फाइनेंस में 9% के आसपास, कोटक महिंद्रा में 7.5% के आसपास। उसके अलावा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, इन्फो एज टाइप कंपनीज में भी काफी अच्छा खासा एलोकेशन किया हुआ है। और टॉप 10 में इसके अलावा डिविज लैब, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व जैसी कंपनीज शामिल हैं। तो अगर आप इसके पोर्टफोलियो को समझेंगे, इसके पोर्टफोलियो को देखेंगे, तो मेजरली ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में अपना मेजर पैसा लगाकर चलता है, जो काफी हायर प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे चलती है। जैसे कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स, पिडिलाइट्स, इन्फो एज, ये सारी कंपनीज अगर आप देखेंगे तो इनकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो काफी ज्यादा है। तो ये कंपनीज अभी रिसेंट में बहुत ज्यादा गिर भी रही है। मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये कंपनीज इस मार्केट में ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज पिछले 6-8 महीने से सबसे ज्यादा गिर रही हैं, और उसका इंपैक्ट इसके पोर्टफोलियो में भी देखने को मिल सकता है। और जैसे कि हमने अभी बात की थी कि ये इसके जो फंड मैनेजर है वो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड को भी हैंडल करते हैं। तो अगर आप टॉप 10 कंपनीज देखेंगे तो काफी सारी कंपनीज एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड जैसी ही दिखती हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट्स, पिडिलाइट, इन्फो एज, डिविज लैब, बजाज फाइनेंस, ये ऐसी कंपनीज हैं जो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड में भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप उस फंड में भी पैसा लगा रहे हैं तो आप इस फंड को कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो का ओवरलैप है वो काफी ज्यादा यहां पर रह सकता है। और मेजरली इसकी भी स्ट्रेटेजी वही रहती है कि ये भी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में ही अपना मेजर पैसा लगाकर चलता है। अब दोस्तों अगर हम रिटर्न्स की यहां पर बात कर लें, तो अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में लगाए होते आज से 5 साल पहले, तो उस 10,000 रुपए अभी 16,000 के आसपास हो चुके हैं। 10% की रिटर्न आपके 10,000 रुपए इस फंड ने बना के दी है। 3 सालों में भी 10% की रिटर्न दिखती है, लेकिन एक साल में अगर आप देखेंगे, अगर आपने 10,000 रुपए पिछले एक साल में इस फंड में लगाकर छोड़ दिए होते तो वहां पर आपको नेगेटिव 11% की रिटर्न यहां पर दिखती है। 10,000 रुपए आपके लगाए हुए 8800 के आसपास हो गए हैं। 2 सालों में 19% की रिटर्न। और दोस्तों अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 34,000 के आसपास बनाया है, यानी कि 14% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दी है। तो ओवरऑल अगर आप अभी भी सिंस इंसेप्शन देखेंगे तो ठीक रिटर्न दिखती है, बहुत खराब रिटर्न्स नहीं है, लेकिन 5-3 सालों में बहुत अच्छी रिटर्न्स नहीं है। सिर्फ 10% की रिटर्न यहाँ पर ये फंड जनरेट कर रहा है। स्पेशली अभी जो पिछले एक साल में इस फंड में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि ये जो कंपनीज इसने अपने पोर्टफोलियो में डाली हुई है इनमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली है, उसका इंपैक्ट इसके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे आते हुए दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लें इसके एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न पे, तो अगर आपने 1,000 रुपीज पर मंथ से शुरुआत की होती इस फंड में, एक साल में आपके 12,000 रुपीज यहाँ पर लगभग 9,700 रुपए हो गए हैं। वहां पर नेगेटिव 33% की एनुअलाइज्ड रिटर्न है। 2 साल में अगर आप देखते हैं तो 2 साल में भी आपके 24,000 रुपीज यहाँ पर इस फंड ने 23,000 के आसपास बना दिए हैं। नेगेटिव 4% की रिटर्न इसने 2 सालों में दी है। वहीं 3 और 5 सालों में यहाँ पर भी काफी अच्छी रिटर्न्स नहीं दिखती है एसआईपी पे। 3 सालों में 5% की रिटर्न है और 5 सालों में सिर्फ 8% की रिटर्न इसने दी है। तो यहां पर भी वही देखने को मिल रहा है, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा खराब रिटर्न एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे इस वक्त इस फंड को देखने को मिल रही है। 5% की और 8% की सिर्फ रिटर्न दी है। लेकिन दोस्तों देखिए, किसी भी फंड की रिटर्न्स गिर सकती है अगर मार्केट ओवरऑल अच्छा नहीं करेगा तो। इसलिए ये चीज देखनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि गिरती मार्केट में सारे ही फंड्स गिरते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि वो फंड जो अपना बेंचमार्क है उससे बेटर रिटर्न्स एटलीस्ट आपको दे रहा हो। तो बेंचमार्क से यहां पर कंपेयर कर लें अगर हम इस फंड की रिटर्न्स को, तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि ये फंड आपको गिरती मार्केट में भी
डाउनसाइड प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है। 6 महीने में -21% की रिटर्न इस फंड ने दी है, इसके बेंचमार्क ने -9% की। 1 साल में इस फंड ने -1% की रिटर्न दी है, इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने -12% की। 2 साल में, 3 साल में और 5 साल में आप किसी भी पीरियड में यहां पर देखते हैं तो ये फंड अब अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। 2 साल में भी इस फंड की बेंचमार्क ने 26% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने सिर्फ 19% की। 3 और 5 सालों में भी ये अपने बेंचमार्क के आसपास की रिटर्न दे रहा है। लगभग आप देखेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 11% की रिटर्न दी है और इस फंड ने 10% की रिटर्न दी है। तो ओवरऑल पिछले 1-1.5 साल से इस फंड की थोड़ी गिरावट ज्यादा आई है और उसका इंपैक्ट इसके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए, फोकस फंड कैटेगरी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसी गिरावट आप मानकर चल सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि ये जो फंड्स हैं ये लिमिटेड कंपनीज में ही पैसा लगाते हैं, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो फॉलो करते हैं। तो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो फॉलो करने का यही रिस्क है कि आपने जो कंपनीज में मेजर पैसा लगाया है वो कंपनीज अगर गिर जाती हैं, क्योंकि आपने यहां पर इस फंड में देखा है कि मेजरली आप टॉप 3 कंपनीज देखेंगे 27% एलोकेशन है और टॉप 10 कंपनीज में 60-70% एलोकेशन है। तो टॉप की कंपनीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं ये फंड्स, वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो ऐसी गिरावट यहां पर देखने को मिलती है और ये एक मेजर रिस्क है अगर आप फोकस फंड कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि फोकस फंड कैटेगरी से अच्छा है कि आप दूसरी कैटेगरीज के फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, क्योंकि वहां पर फंड मैनेजर के पास एक लिबर्टी होती है कि वो जितनी चाहे कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने डाउनसाइड प्रोटेक्शन रखने के लिए किसी और कंपनीज को भी पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं, ये कोई भी वीडियो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो इन चीजों का आप ख्याल रखिए अगर आप फोकस फंड कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। इन रिस्क को ध्यान में रख के ही आप फोकस फंड कैटेगरी में इन्वेस्ट करिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर इन वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें।